ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। मंगल 24 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। लेबनान में इस्राएली हमलों में दर्जनों खवातीन और बच्चों समेत 558 अफराद हलाक। مختلف المناطق من في لبنان وخاصة في منطقة الجنوب. और आईनी मामलात पर पाकिस्तानी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बढ़ती खलीज के क्या नताइज हो सकते हैं। लेकिन मैं अपनी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप देखें हर जज जो है मुअज़्ज़ज़ है। और ये भी जानिए कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कैसे काम करती है और तनकीद की जद में क्यों रहती है। हम आपको ले चलेंगे उस लम्हे में जब ईरान में इमाम खुमैनी के कफन के टुकड़े यादगार के तौर पर रखने के लिए लोगों में मुकाबला शुरू हुआ था और मलेशिया में मुकीम जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान। सारिफ ने ये क्यों कहा कि बुनियाद परस्त मुबल्लिगीन अपने ही काफ़ी हैं, बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं। और इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बंगलौर के इलाके से 29 साल खातून की 30 टुकड़ों में बटी लाश उनके अपार्टमेंट के रेफ्रिजरेटर से बरामद। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन में, मगर हमेशा की तरह सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि पीर से अब तक इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में दर्जनों खवातीन और बच्चों समेत 558 अफराद हलाक हो चुके हैं। लेबनान के वज़ीर सेहत डॉक्टर फिरास अबियाद के मुताबिक हलाक होने वालों में 50 बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर अबियाद का कहना है कि हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 1835 तक पहुँच चुकी है। उनका ये भी कहना है कि मुल्क में तिब्बी अमले के अफराद तमाम मरीजों की देखभाल के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सेहत के शोबे को हमारी मदद की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले हालात इससे बुरे नहीं होंगे। डॉक्टर अबियाद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की जानिब से क्लिनिक्स को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में तिब्बी अमले के 4 अफराद भी हलाक हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि आज सुबह बिनते जबील हस्पताल को भी निशाना बनाया गया था। وخاصة في منطقة الجنوب ونتج عن هذه الاعتداءات وقوع عدد كبير من الشهداء ومن الجرحى وكان المتوافدين على المستشفيات هن من المدنيين وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال. दूसरी जानिब लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मेकाती का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां वो राब्ते बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बयान में कहा गया है कि मेकाती के न्यूयॉर्क के दौरे का मतलब है कि वो आज होने वाले लेबनानी हुकूमती काबीना का इजलास मनसूख कर रहे हैं। इससे कबल इसराइली हमलों के बाद शनिचर के रोज़ वज़ीर आज़म मेकाती ने जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत मनसूख कर दी थी। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत अब तक कम अज़ कम 490 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इसराइल का दावा है कि उसने सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमले किए हैं, जबकि लेबनान का कहना है कि ज़्यादातर हमले आबादी वाले इलाकों में हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 से 9:45 के दरमियान शुमाली इसराइल के इलाकों में रॉकेट फायर किए गए हैं। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि इसराइल की जानिब से दागे गए चंद रॉकेटों को फ़ज़ा में मार गिराया गया, जबकि कुछ रॉकेट आबादी से दूर खुले इलाकों में गिरे। पाकिस्तान की सियासत में हालिया महीनों के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिन्हें देखकर सियासी व कानूनी मुबस्सरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि बज़ाहिर मुल्क के बड़े इदारे बाशमूल पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ एक अदम इस्तेकाम की कैफियत की जानिब बढ़ रहे हैं, बल्कि मुबैना तौर पर अंदरूनी तकसीम का भी शिकार हैं।
गुज़िश्ता कई हफ्तों से पाकिस्तान के पार्लिमान में अदलिया और उसके हालिया फैसलों से मुतालिक तनकीदी तकारीर की जा रही हैं और इस ज़िमन में आइनी तरामीम पेश करने और उन्हें मंजूर करवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने ही इदारे से सवालात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान इदारे की वेबसाइट पर कैसे जारी हो गया। याद रहे कि रवा माह सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत जारी करते हुए कहा था कि 12 जुलाई के फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले उम्मीदवार आज़ाद नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इस मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार को लिखे गए एक खत में पूछा है कि इलेक्शन कमीशन और PTI ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से वजाहत के लिए दरखास्त कब दायर की थी और दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद सवाल किया कि ओरिजिनल फाइल और फैसला रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाए बगैर कैसे और किसके कहने पर अपलोड किया गया। अभी शायद चीफ जस्टिस को अपने सवालात के जवाबात भी नहीं मिले थे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक केस का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। तफसीली फैसले में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन रवां बरस फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। तफसीली फैसले में करार दिया गया है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले दरखास्त दायर क्यों ना कराई गई और ये कि अदालत की जानिब से दरखास्त के बगैर ही रिलीफ क्यों दे दिया गया। फैसले के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल केसेस से मुख्तलिफ होता है और ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के वोट के हक के तहफ़्फ़ुज़ का आइनी फरीज़ा सरअंजाम दिया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा स्तून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा इस तफसीली फैसले की बाबत हम जानते हैं मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अहमद से। बैरिस्टर अहमद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक जो केस का तफसीली फैसला जारी किया है, आप बहैसियत कानूनदान इसे कैसा देखते हैं? ऐसे फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें उन्होंने गालिबन अपने से मातहत अदलिया के बारे में कोई इन्फ्रेंसेस या चीज़ें तो ड्रॉ की हैं। शायद पास्ट एक आध केस में किसी के हवाले से भी तहरीरन कुछ इनडायरेक्टली बात कह दी हो, ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई निकल आए। लेकिन जिस अंदाज से आखिर में मायूसी का इजहार किया गया है, ये बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि आगे चलकर ये बड़ा मुश्किल है। बिकॉज देखें, दिस इज ये एक ही बेंच के अंदर बैठे हुए हैं ना उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये सख्त अल्फाज है, मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा कि ये इट डज नॉट बिहोव, तो ये तो कॉन्टेंट की बातें हैं। क्योंकि इसमें एक बड़ी अहम बात है आपकी सोशल मीडिया स्पेस पे ना सारे लोग जजेस को उनके फैसलों के ऊपर आर्टिकल 6 लगा देते हैं। तो मैं आपको पहले भी गुजारिश कर रहा था ना, जिस तरह की ना रीराइटिंग करते हैं जजेस, वो इंटरप्रेट करते हैं और जहाँ जरूरत आए वो सप्लीमेंट उसके मीनिंग कर देते हैं। तो ये उनके ऊपर ये एलिगेशंस ही लगती हैं, क्योंकि उनके तमाम एक्ट्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू गुड फेथ प्रिजम्पशन होते हैं कि वो कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। हाँ, जिस चीज़ की उनको बिल्कुल एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है वो कॉन्डक्ट मिसकॉन्डक्ट के मैटर्स हैं। तो फैसला साजी जो है वो जनरली मिसकॉन्डक्ट, अनलेस समबडी एलिजेस ऑन अ जज कि इसने फैसला ये इसलिए लिख के दिया है कि इसके पीछे फना वजूहात हैं। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है करना कि फैसलों को जो प्रोटेक्शन है वो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम उस प्रोटेक्शन को जो कि कॉन्डक्ट के हवाले से है। तो ये बहुत ही इस फैसले का एक सीरियस एस्पेक्ट है। बैरिस्टर अहमद, आपका बेहद शुक्रिया। और सामीन, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से मुतल्लक जारी होने वाले आर्डिनेंस को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इस आर्डिनेंस को कालादम करार दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतशामुल हक की जानिब से दायर की जाने वाली इस दरखास्त में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सदारती आर्डिनेंस के जरिए की जाने वाली तरमीम न सिर्फ
मावराए आइन है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के साथ साथ पार्लिमान की बालादस्ती को भी कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर की जाने वाली दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी सूरत हाल में या ऐसी सूरत हाल में जारी होना चाहिए जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि किसी मामले के हल के लिए ऑर्डिनेंस जारी करना नागुज़ीर हो। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ISI के नए सरबराह होंगे। पाकिस्तान के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर काम करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को अफवाज पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। नए ISI चीफ की नामजदगी के साथ ही सोशल मीडिया पर ISI के किरदार और उसके काम करने के तरीके के बारे में बहस शुरू हो गई है। ISI की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की मुसल्लह अफवाज का अमली और नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, जिसका इज़हार इस इदारे के नाम यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से आया होता है। ISI में सिविलियन भी आला ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन वो इस इदारे के तंजीमी ढांचे में कोई ताकत नहीं रखते। मुसन्निफ डॉक्टर H. कैसलिंग ने अपनी किताब ISI ऑफ पाकिस्तान में इस इदारे का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यानी तंजीमी खाका शामिल किया है। जर्मन सियासी माहिर डॉक्टर कैसलिंग की इस किताब के मुताबिक उन्होंने 1989 से 2002 तक का अरसा पाकिस्तान में गुजारा है। उन्होंने अपनी किताब में वाज़ेह किया है कि ये एक जदीद ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तवज्जो का बुनियादी महवर खुफिया मालूमात जमा करना है। उनके मुताबिक 7 डायरेक्टोरेट्स और महकमों की मुतअद्दिद परतें या तहों के अलावा विंग्स यानी मुंसलिक शोबे भी शामिल हैं, जो किसी भी जदीद इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह ISI में भी हैं। ISI के तंजीमी ढांचे में फौज का गलबा ज़्यादा है, अगरचे बहरिया और फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान भी तंजीम का हिस्सा हैं। DG ISI गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों और इस्लामाबाद में कायम गैर मुल्की सफारत खानों में तैनात फौजी अताशियों से राब्तों का मरकज़ का किरदार अदा करते हैं। इसी तरह दरपर्दा वो इंटेलिजेंस उमूर पर वज़ीर आज़म के चीफ एडवाइज़र के तौर पर भी काम करते हैं। एक सीनियर फौजी अफसर ने ZBC को बताया कि मुसल्लह अफवाज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में एक अलग इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस और नेवल इंटेलिजेंस शामिल हैं, जो अपनी अपनी मुताल्लिका फौज के लिए ज़रूरी मालूमात जमा करती और फ़राइज़ बजा लाती हैं। ISI और इन अफवाज की हर मुताल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसी के उमूर कार में कभी कभार एक ही किस्म की मालूमात भी इकट्ठी कर ली जाती है, क्योंकि सभी फौजी पेशरफ्त पर नजर रखती हैं और दुश्मन की चालों और हरकतों की निगरानी करती हैं। लेकिन फौज की तरकीब में दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुकाबले में ISI सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा मौसर और ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाती है। ISI मुल्क में सबसे बड़ी और वसी इंटेलिजेंस एजेंसी तस्वर होती है, लेकिन इसमें अफरादी कुव्वत कितनी है, इसके बारे में मुकामी मीडिया या गैर सरकारी शोबों में कोई तखमीना या अंदाजे दस्तयाब नहीं हैं। ISI के बजट को कभी अवाम के सामने नहीं लाया गया। ताहम वाशिंगटन में कायम फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक बरस पहले की जाने वाली तहकीक के मुताबिक ISI में 10,000 अफसरान और स्टाफ मेंबर हैं, जिनमें मुखबर और इतला देने वाले अफराद शामिल नहीं हैं। इतलात के मुताबिक ये 6 से 8 डिवीजन पर मुश्तमिल है। इंडिया के मुतनाज़ा मुबल्लिग और इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में जाकिर नाइक के साथ उनके बेटे शेख फारूक नाइक भी होंगे। जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में होना है। इस दौरे के बारे में जाकिर नाइक के सोशल मीडिया पेज पर मालूमात फराहम की गई हैं। ये भी लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को इस दौरे की दावत दी है। जाकिर नाइक इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमे में मुलजिम हैं। वो इस वक्त मलेशिया में मुकीम हैं और इंडियन हुकूमत उनकी हवालगी की कोशिशें कर रही है। ऐसे में जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान या पाकिस्तान आना इंडिया में मौजूए बहस बना हुआ है। जाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर भी रद्द अमल देखा जा रहा है। कुछ लोग जाकिर नाइक को पाकिस्तान मदऊ करने पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में जाकिर नाइक और फारूक नाइक क्या कुरान समझना और पढ़ना ज़रूरी है या हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल करेंगे। एक पाकिस्तानी सारिफ आमिर मुगल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जाकिर नाइक को अपने मुल्क इंडिया में खुश आमदीद नहीं कहा जाता। ऐसे में जाकिर नाइक को पाकिस्तान मदऊ करने के लिए क्या टाइमिंग चुनी गई है।
जाकिर नाइक को अल-कायदा, दौलत इस्लामिया और उसामा बिन लादेन का हामी समझा जाता है। आमिर मुगल ने जाकिर नाइक की एक पुरानी वीडियो भी शेयर की है। इस वीडियो में जाकिर नाइक को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि इस मुल्क के साथ जो सबसे गलत काम हुआ वो तकसीम है। मुसलमानों के लिए बेहतर होता कि वो एक मुल्क की तरह मिलजुल कर रहते, फिर वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरते। ऐसी वीडियोस पाकिस्तान में भी शेयर की जा रही हैं जिनमें जाकिर नाइक को उसामा बिन लादेन और तालिबान की कार्रवाइयों का जवाब पेश करते हुए सुना जाता है। इंडिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक का प्रोग्राम शेयर करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान में आपका तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बंगलौर का एक इलाका अचानक शह सुर्खियों में उस वक्त आया जब एक मालिक के मकान की शिकायत पर उस कमरे का दरवाज़ा खोला गया जहां से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। इतवार के रोज मालिक मकान ने शिकायत की थी कि उनकी किरायादार खातून के कमरे से शदीद ताफुन उठ रहा है। किरायादार एक 29 साल खातून थी जो अपने शोहर से अलग बंगलौर के इलाके में वाक़े एक बेडरूम के अपार्टमेंट में तनहा रहती थी। मकान मालिक ने बदबू की शिकायत किराएदार की वालिदा से की थी और जब वालिदा वहां पहुंची और अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला गया तो उन्हें फ्रिज से अपनी बेटी की लाश टुकड़ों की सूरत में मिली। बंगलौर से साफ़ी इमरान कुरैशी ने BBC उर्दू को बताया है कि मकतूल की वालिदा की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और इस पर तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। इस वाक़े ने एक बार फिर बड़े शहरों में तनहा रहने वाली खवातीन की सिक्योरिटी के मामले पर सवालात को जन्म दिया है, जबकि सोशल मीडिया पर इस मामले को 2 साल पुराने उस वाक़े के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है जो महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में पेश आया था, जिसमें शरदा वाकर की लाशों के टुकड़े फ्रिज और दूसरे मुकामात से बरामद हुए थे और उनके कत्ल के जुर्म में आफ्ताब पूनावाला नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया था। हिंदू तंजीमों की जानिब से सोशल मीडिया पर इस वाक़े को भी लव जिहाद के पस मंजर में देखा जा रहा है और मुनाफरत पर मबनी गैर मुसद्दिका खबरें फैलाई जा रही हैं। BBC उर्दू ने जब इस बाबत बंगलौर में मुकीम साफ़ी इमरान कुरैशी से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने वाज़े अंदाज में लव जिहाद की नोयत के मफरूज़ों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो मुश्तबा फर्द तक पहुंच गए हैं जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मजमूई तौर पर फ्रिज से लाश के 30 टुकड़े बरामद किए हैं, जबकि अपार्टमेंट में खून और कत्ल व जबरदस्ती के शवाहिद फिलहाल नहीं मिले। दूसरी जानब टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुलिस के हवाले से दावा किया है कि लाश 50 टुकड़ों में बटी हुई थी। बंगलौर के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कातिल रियासत से बाहर का है और पुलिस की मुतअद्दिद टीम को मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारने और मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना कर दिया गया है। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी 3 जून 1989 को फौत हुए तो वो गुज़िश्ता 8 दिहाइयों में ईरान के पहले ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने इस दुनिया को कुदरती मौत के साथ अलविदा कहा था। उनसे पहले ईरानी हुकूमत के सरबराहों को या तो जिला वतनी की अजियतों का सामना करना पड़ता था या उनका कत्ल हो जाता था। जब खुमैनी की मौत हुई तो हुकूमत ईरान ने उन्हें पैगंबर इस्लाम और उनके बाद आने वाले इमामों के बाद सबसे दीनी शख्स करार दिया था। इमाम खुमैनी 24 सितंबर 1902 को ईरान के शहर खुमैन में पैदा हुए थे। खुमैनी कम लोगों से मिलना जुलना पसंद करते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र से कुरान पढ़ना शुरू किया और बाद अज़ा उन्होंने कुम शहर में सुकूनत इख्तियार करने का फैसला कर लिया। खुमैनी ने आयतुल्लाह बनने के बाद शाह ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर तनकीद शुरू कर दी, जिसकी वजह से शाह ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। मुल्क बदरी के बाद आयतुल्लाह ईरान से तुर्की और फिर इराक और फ्रांस गए। शाह के ज़माने में ईरान मगरबी ममालिक के कैंप में था, जबकि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी खुलकर इसकी मुखालफत करते थे, जिसके बाइस उन्हें सन 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी ने उन्हें मुल्क का हीरो बना दिया था। इसके बाद होने वाली मुल्क बदरी के नतीजे में वो पहले तुर्की गए, फिर इराक और फिर फ्रांस में रहने लगे। यहाँ क़याम के दौरान वो अपने हामियों पर जोर देते रहे कि वो शाह को इक़्तिदार से निकाल कर बाहर कर दें। सन 1979 से कबल ही शाह ईरान यानी रज़ा शाह पहलवी की मकबूलियत पूरे ईरान में कम होने लगी थी।
हर तरफ फसाद फैल गया और रोजाना हड़तालें और मुजाहरे होने लगे, जिसके नतीजे में शाह ईरान ने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन वो 16 जनवरी तक तेहरान में ही रहे। शाह इतनी देर तक वहां इसलिए रहे क्योंकि वो शाही खजाने का सारा या कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहते थे। मोहम्मद हैकल अपनी किताब द रिटर्न ऑफ द आयतुल्लाह में लिखते हैं कि दर हकीकत वो अपने साथ वो जेवरात ले जाना चाहते थे जो उन्होंने और उनकी बीवी ने अपनी ताजपोशी के दिन पहने थे। उन्होंने रॉयल गार्ड्स की टोली को कई बार इस हुक्म के साथ बैंक भेजा कि वो जबरदस्ती शाही तिजोरी को खुलवाने की कोशिश करें, लेकिन वो हर बार खाली हाथ वापस आए। शाही तिजोरी को हिफाजती इक़दामात के तहत ज़मीन से 20 मीटर नीचे बनाया गया था। बैंक के एहलकार जो जानते थे कि तिजोरी कैसे खुलती है, उस मौके पर गायब हो गए। नतीजतन शायरान को अपने जवाहरात के बगैर ही मुल्क छोड़ना पड़ा। इन जवाहरात का उस वक्त 500 अरब डॉलर का बीमा करवाया गया था और ये खजाना आज भी ईरान के बैंक में महफूज है। 1 फरवरी 1979 की रात 1 बजे चार्टर्ड बोइंग 747 तैयारे दी मे फ्लावर ने पेरिस के हवाई अड्डे से तेहरान के लिए प्रवास भरी। इस पर ईरान के शाह के खिलाफ इनकलाब के हीरो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सवार थे। 16 साल जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाले खुमैनी अब अपने वतन वापस आ रहे थे। तैयारे में सवार मुसाफिरों की कुल तादाद 168 थी। इस प्रवास में कोई खातून या बच्चा इस खौफ से शामिल नहीं किया गया था कि हवाई जहाज पर ईरानी जर्नैल हमला कर सकते हैं, और ये खदशा बिल्कुल बेबुनियाद भी नहीं था। खुमैनी के त्यारे ने लैंड करने से पहले 3 बार तेहरान का चक्कर लगाया। आखिरकार 1 फरवरी की सुबह 9:30 बजे खुमैनी का त्यारा तेहरान के मेहर आबाद हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही हवाई जहाज का दरवाज़ा खुला, काली पगड़ी और टखनों तक लंबे पैजामे में मलबूस एक कमजोर झुकी हुई कमर वाले बूढ़े ने 16 साल बाद अपने चेहरे पर ठंडी ईरानी हवा का झोंका महसूस किया। फ्रांस में आयतुल्लाह खुमैनी ने भले ही ईरान में जमहूरियत की वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया हो, लेकिन ईरानी सरजमीन पर कदम रखते ही उनकी तमाम तर तवज्जो ईरान में एक बुनियाद परस्त इस्लामी रियासत के क़याम पर मरकूज थी। कौन कफलन लिखते हैं, जर्नैलों को आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूल की छत पर ले जाया गया, जहां उन्हें एक एक करके गोली मार दी गई। जब खुमैनी को उनकी मौत की खबर मिली तो वो लाशों को देखने के लिए खुद तंग सीढ़ियों से चढ़कर छत पर गए और 1 मिनट तक वहां रहे। इसके बाद उन लाशों की फिल्म बनाकर ईरानी टेलीविजन पर दिखाया गया। इससे ये पैगाम देना था कि आयतुल्लाह खुमैनी की इस्लामी इंसाफ की रिवायत अब ईरान की सरजमीन पर अपनी जड़ें जमाने जा रही है। इस वाक़े के चंद दिन बाद तेहरान यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने तबसरा करते हुए कहा कि मैं समझता था कि खुमैनी ईरान में जमहूरियत ला रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमने एक आमिर की जगह दूसरे आमिर को ला खड़ा किया है। सन 1989 में खुमैनी ने सैटेनिक वर्सेस के मुसन्निफ सलमान रुश्दी और उस किताब की इशाअत से वाबस्ता अफराद के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की कि वो रुश्दी को देखते ही कत्ल कर दें। ऐलान किया गया कि जो शख्स रुश्दी को कत्ल करेगा उसे $26 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस फतवे की वजह से रुश्दी को अपनी बाकी जिंदगी सख्त सिक्योरिटी में गुजारनी पड़ी। 3 जून 1989 को खुमैनी की मौत हुई तो तेहरान रेडियो के मेज़बान ने रोते हुए इसका ऐलान किया। मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं, तमाम हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और ईरान की सरहदें सील कर दी गईं। उस वक्त ईरान के सदर रफसंजानी को लगा कि खुमैनी के इस दुनिया से चले जाने से ईरान में इस्तेकाम आएगा। खुमैनी के जनाजे में लाखों ईरानियों ने शिरकत की। उनकी मैयत को एयर कंडीशनड बॉक्स में रखा गया ताकि लोग उनके आखिरी दीदार कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक खुमैनी के जनाजे में तकरीबन 20 लाख अफराद ने शिरकत की। उस वक्त हजूम इतना ज़्यादा था कि तेहरान की फायर ब्रिगेड को लोगों पर पानी की बारिश करना पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश ना हो जाएं। बिलाखिर उनकी मैयत को हजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करना पड़ा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा हजूम ने आगे बढ़कर खुमैनी की लाश को कब्जे में ले लिया। लोगों में उनके सफ़ेद कफन का टुकड़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया ताकि वो इसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें। ईरानी मीडिया ने बताया कि खुमैनी को सुपुर्दे खाक किए जाने के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद जख्मी हुए और दर्जनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Serbia.